आप लोगों का स्वागत है द नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं ये हमारा बेस है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी पर। इस सेशन में मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताऊंगा, उसका क्या अकाउंटिंग में यूज है, कैसे उस पर हम लोग एंट्रीज पास करते हैं, ये सब आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको इस वीडियो में ही अकाउंटिंग में कैसे हम जीएसटी का एडजस्टमेंट करते हैं ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी चैप्टर को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं जो ये चैप्टर समझने में हमारे लिए सुविधा करेगा। तो आइए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स आप इस चैप्टर के दौरान समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जानेंगे मीनिंग ऑफ टैक्स एंड इट्स टाइप। टैक्स क्या होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं, ये आप जानेंगे। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा मीनिंग ऑफ जीएसटी। तीसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे। चौथा अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी, जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होती है ये मैं आप लोगों को इस चौथे ऑब्जेक्टिव में बताने का काम करूंगा। और पांचवा जो है हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। लास्ट में जब हम लोग सेट ऑफ की बात करने आएंगे तो वही उसका स्टेटमेंट कैसे बनता है और कैसे उसके सारे सेट ऑफ होते हैं, उसकी क्या रूल है, वो मैं आप लोगों को उसमें बताने का काम करूंगा। तो चलिए हम लोग अपना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ टैक्स एंड इट्स टाइप्स जानते हैं। हम लोगों का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है मीनिंग ऑफ टैक्स एंड इट्स टाइप्स। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक टैक्स का छोटा डेफिनेशन लिख रखा है जो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। A tax is a compulsory financial charge or some other type of levy imposed upon a taxpayer by a government organization in order to fund various public expenditure। तो टैक्स आपका क्या है? तो टैक्स सबसे पहले आपका एक कंपल्सरी फिनेंशियल चार्ज है, मतलब ये वॉलेंटरी नहीं है, आप ऐच्छिक नहीं है ना। अगर आपकी इच्छा हो या ना हो आपको इसका पेमेंट करना होगा, है ना। इसीलिए इस पे हम लोगों का क्या वर्ड लगा हुआ है, कंपल्सरी फिनेंशियल चार्ज। ये कौन पे करता है सर? तो टैक्स पेयर पे करता है। टैक्स पेयर आपका कौन कौन हो सकता है? तो या तो ये कोई पर्सन होंगे या कोई एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। और ये टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया जाता है। जो गवर्नमेंट हमारे रिलेटेड गवर्नमेंट है वो हमारे टैक्स को इम्पोज करते हैं, ठीक है। और जो हमारा पैसा टैक्स में हम लोग जो देते हैं उसका क्या काम होता है? तो देखिए उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जो भी हमारे गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनको फंडिंग करने के लिए आपसे टैक्स लिया जाता है ताकि उन ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग हो सके और वो सारे काम फ्लो में चलते रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका टैक्स का पैसा जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। टैक्स हमारा दो प्रकार का होता है। देखिए टैक्स हम लोग का दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? अ टैक्स दैट इज पेड बाय द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑन व्हिच इट इज लेविड। मतलब कि जो ऐसे पर्सन है या एंटिटी है जिन पर जो टैक्स लगाया गया है वो डायरेक्टली उसको अगर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? जिस व्यक्ति को इनकम होती है उस पर ही वो टैक्स लगता है और वो व्यक्ति ही स्वयं उस टैक्स को पे भी करता है, इसलिए इनकम टैक्स मेरा कैसा टैक्स कहलाता है? ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फिर आपका होता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स भी आपका क्या है? मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है और उस पर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है तो वो भी आपका ही चीज है और आप ही पर टैक्स लगा है और वो भी टैक्स आप ही को पे करना है, तो वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। आइए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या बोलता है? अ टैक्स पेड बाय एन एंटिटी अदर देन ऑन व्हिच इट इज लेविड। तो ऐसे टैक्सेस जो हमारे जिस पर्सन पर लगाया गया था वो उसको पे न करके उसके बदले कोई और पर्सन उस टैक्स को पे कर रहा होगा, उस टैक्स को हम लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इसके भी क्या एग्जांपल्स होते हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके एग्जांपल्स होते हैं सर्विस टैक्स। फिर आपका इसका दूसरा एग्जांपल्स होगा सेल्स टैक्स।
फिर आपका होता है एक्साइज ड्यूटी, और भी इसके प्रकार होते हैं। क्या होता है ये सब? जैसे आप अगर किसी जगह पर सर्विस लेते हैं तो आप उस व्यक्ति को उस टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, और वो व्यक्ति की अब ये जिम्मेदारी कि वो जाकर के गवर्नमेंट को आपका जो टैक्स बना था उस पेमेंट को कर दे। तो इसीलिए ये टैक्स जो आपने उस व्यक्ति को दिया था वो आप खुद से गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, वो अब इस व्यक्ति ने, वो ये व्यक्ति जाकर के उस गवर्नमेंट को मतलब वो टैक्स का अमाउंट देगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है? मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं, आपने उस पर टैक्स किसको दिया? उस दुकानदार को दिया, लेकिन वो दुकानदार अब जाकर के उस गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो ये कैसा टैक्स है? आपका टैक्स जो उस दुकानदार के द्वारा दिया जा रहा है गवर्नमेंट को। इसीलिए ये सब क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। इन्हीं सबको अब मर्ज करके हमारा एक टैक्स बन गया है जो कि है हमारा जीएसटी। मतलब अब हमारे ये जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स होते थे अब ये हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं है, उनकी जगह पर अब क्या आ चुका है? जीएसटी। तो अब हम लोग अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे जिसमें मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में ही बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज्ड इन वन टैक्स दैट इज नोन एज जीएसटी। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स में मर्ज कर दिया गया था जो हमारा क्या कहलाता है? जीएसटी। इसीलिए किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। एक देश और एक कर, इस प्रिंसिपल पर ये टैक्स बेस्ड है। इसीलिए हम लोग का सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक ही टैक्स में मर्ज किया गया था और उसी का नाम है जीएसटी। अब आप देखें जीएसटी कब हमारा जीएसटी जो है कब लागू किया गया था, कब से ये हमारे कंट्री के इफेक्ट में आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017 एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी का जो कानून है वो हमारे देश में 24 मार्च 2017 में लाया गया था और वो हमारे कंट्री में कब से इफेक्ट में आ गया है, कब से इसके ऊपर हमारा काम होना शुरू हो गया? तो ये है 1 जुलाई 2017 से। चलिए इसके बाद तीसरी चीज आप देखिए जीएसटी कहां कहां लगेगा। तो जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी आप कोई सामान या कोई सर्विस लेते हैं तब आप जीएसटी का पेमेंट करेंगे, और जब आप कोई सर्विस या कोई सामान बेचते हैं तब आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है ये है जीएसटी पेड is termed as input GST and is set off against GST collected termed as output GST। तो आप जो जीएसटी का पेमेंट करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? इनपुट जीएसटी। ठीक है, आप किसी भी गुड्स पर या किसी भी सर्विस पर अगर आपने जीएसटी पे किया है तो वो आपका इनपुट जीएसटी कहलाएगा। और अगर आप सेल कर रहे हैं कोई गुड्स को या आपने कोई सर्विस दिया है तो वहां पर जब आप जो जीएसटी का कलेक्शन करेंगे वो आपका कहलाएगा आउटपुट जीएसटी। और यही इनपुट जीएसटी को जो है सेट ऑफ करवाया जाता है किसके अगेंस्ट में? आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में, जो कि मैं आप लोगों को बता रखा हूं, जो मैं अभी आप लोगों को 5वें ऑब्जेक्टिव में समझाऊंगा। इसके बाद कुछ केसेस आप लोगों को रिमेंबर रखने होते हैं जो मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में बताने जा रहा हूं, जो है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर। यही है हम लोग का तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हमने आपको बताया था, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो देखिए अकाउंटिंग में जब आप लोग जीएसटी का प्रयोग करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अकाउंटिंग जीएसटी की अकाउंटिंग करने से पहले आपके ध्यान में होने चाहिए, मतलब आपके दिमाग में वो बातें होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स यहाँ लिखा रखा है, ये मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, जीएसटी इज एन एसेट नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी जो हमने पे किया है वो हमारे लिए एसेट का काम करता है, ना कि कॉस्ट का। और ये कैसे होता है? क्योंकि देखिए जो भी आप जीएसटी पे करते हैं आप उसका इनपुट लेते हैं, ठीक है, जिस इनपुट को हम लोग आगे सेट ऑफ कर लेते हैं अपने आउटपुट जीएसटी के साथ में। इसीलिए हमारा जो जीएसटी हमने पे कर रखा है वो हमारे लिए एसेट का काम करेगा, ना कि कॉस्ट का। ठीक है, अब मैं आपके सामने दूसरा पॉइंट करूंगा। इन सम केसेस जीएसटी इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट फॉर द परचेजर। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर जीएसटी आपका कॉस्ट के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपने उससे कोई भी गुड्स या सर्विस लिया और उसके बदले आपने बिल का पेमेंट किया,
तो वहां पर भी जब आप जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो उस जीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, इसीलिए वो जीएसटी आपके लिए क्या बन जाएगा, वो जीएसटी आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा। या मान के चलिए अगर आप कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो वो आपने क्या अपने यूज के लिए खरीदा था, इसलिए वहां पर भी जो आपने जीएसटी पे किया वो आपका कॉस्ट बन जाएगा, ना कि वो आपके लिए एसेट बनेगा। ठीक है। तीसरा, जीएसटी पेड इज रिवर्स्ड इन सम केसेस। तो चलिए कभी कभी ऐसे भी हो जाता है काम कि जैसे हमने जीएसटी पे किया, मान लीजिए हम लोग कहीं से किसी डीलर से कोई सामान खरीदते हैं, परचेस करते हैं और हम उस समय उसे जीएसटी का पेमेंट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर उसी परचेसेस में से कोई सामान डिफेक्टिव निकल गया तो उस केस में हम वो सामान अपने परचेजर को लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? बिल्कुल। तो उसे हम लोग जब अपना सामान लौटाने जाएंगे तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है, और जो जीएसटी हमने वहां पर पे किया था वो जीएसटी भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब जिस जीएसटी को हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट किया था वो अब हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद जो मेरा चौथा पॉइंट है, लाइकवाइज जीएसटी कलेक्टेड इज आल्सो रिवर्स्ड। तो ध्यान दीजिएगा, आप भी तो कोई सामान बेचते हैं तो उस सामान में भी तो डिफेक्टिव हो सकता है। तो अगर आपने किसी को सामान बेचा है और उस पर जीएसटी उन लोगों से कलेक्ट किया है और बाय द वे वो आपका सामान लौटाने के लिए आते हैं, तो उस केस में भी आपका जो जीएसटी है वो रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब आपने जब बेचा था सामान को तो आपने जीएसटी कलेक्ट किया था, आपने उस जीएसटी को क्रेडिट किया था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और अब उसे लौटाने के समय आप उसे क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिवर्स करेंगे, मतलब उसे अब डेबिट कर देंगे। देखिए पांचवा पॉइंट, सम गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कुछ ऐसे भी गुड्स या सर्विसेज होते हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स में 2-3 आइटम बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने अपने लेबर्स का या अपने एम्प्लॉइज का पेमेंट कर रखा है सैलरी या वेजेस का, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज में आपका जीएसटी नहीं लगेगा। फिर मैं आपको बोलता हूं जैसे आप अपने घर का या कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते होंगे, वाटर बिल पे करते होंगे, तो इन सभी सर्विसेज या इन सभी गुड्स और सर्विसेज पे हमारे जीएसटी एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब नहीं लगता है। फिर मैं आपको कह सकता हूँ एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और भी बहुत सारे ऐसे हैं सर्विसेज जिसकी एक चार्ट है जिस पर हमारा जीएसटी नहीं लगता है। और पांचवा हमारा पॉइंट है, देखिए जीएसटी इंक्लूड्स आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ध्यान दीजिएगा, जीएसटी एक इंक्लूसिव वर्ड है, इसके अंदर आपको 3 प्रकार के जीएसटी का आपको जो है पढ़ना होगा, जिसमें कि पहला आपका टर्म क्या है, आईजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी और तीसरा होगा एसजीएसटी। तो ये देखिए, आईजीएसटी कहलाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी आपका हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का हम लोग प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा कोई इंटर स्टेट सेल या परचेज हो रहा है। इंटर स्टेट कहने का मतलब बिटवीन 2 स्टेट्स। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग दिल्ली से कोई सामान जो है कलकत्ता में सेल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रही है, 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही है, तो वहां पे हमारा कौन सा टैक्स लग जाएगा, आईजीएसटी। और सीजीएसटी और एसजीएसटी का हम लोग प्रयोग कब करेंगे, तो जब हमारा कोई सेल इंट्रा स्टेट में हो रहा होगा। जैसे कि किसी एक ही स्टेट के बिटवीन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, मान लिया एक ही स्टेट के अंदर में कोई सेल या परचेज हो रहा हो, तो उस केस में हमारा कौन सा टैक्स की बात होगी, सीजीएसटी या एसजीएसटी। और उसी सेल या परचेज को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सेल और परचेज। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आपका इंट्रा स्टेट सेल या परचेज होगा, अगर वहां पे आपके क्वेश्चन में सिर्फ जीएसटी मेंशन होता है, उसका रेट मेंशन होता है, तो आप ध्यान देंगे हमेशा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा जीएसटी का रेट है 12%, तो उस केस में सीजीएसटी भी 6% का होगा और एसजीएसटी भी 6% का होगा। अगर हमारा जीएसटी का रेट 18% होता किसी गुड्स पे, तो वहां पे हमारा सीजीएसटी भी 9% लेगा और एसजीएसटी भी 9% लेगा। जबकि अगर आईजीएसटी की बात करें तो ये सिर्फ अकेला ही 18% अपने अंदर जीएसटी का कैलकुलेशन करवाएगा। चलिए अभी आप लोगों को मैंने सिखाया जीएसटी का अकाउंटिंग करने समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अब उसके बाद में आप लोगों को अपने चौथे ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि हमारा है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी, और इसी के दौरान मैं आप लोगों को अपना
पांचवा ऑब्जेक्टिव भी, जिसमें हमने आपको बताया है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ जीएसटी, ये दोनों मैं बताने का काम करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमने एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रखा है, जिसके द्वारा मैं आपको उसके जीएसटी के अकाउंटिंग प्रोसीजर को समझाने का काम करूंगा। उसके पहले मैं आपसे फिर से एक बार बता देता हूं कि जब भी हम लोग जीएसटी का पेमेंट करेंगे तो उस समय हम लोग इनपुट वर्ड का प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग जीएसटी को कलेक्ट करते हैं तब हम लोग आउटपुट वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस के अनुसार से जो हमारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहेगा, मैं इसकी इंट्रीज भी पोस्ट करूंगा और आप लोगों को सिखाने का काम करूंगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पास इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर केसर ऑफ गुजरात एज्यूमिंग CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%। देखिए हमको किनकी बुक्स में एंट्री पास करना है, तो मिस्टर केसर के, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के। तो ध्यान दीजिएगा गुजरात के जो स्टेट में हमारा सारा एंट्री का ट्रांजैक्शन हम लोग लगाएंगे, उन सभी में हम लोग CGST और SGST का प्रयोग करेंगे, और अगर जो भी हमारा गुजरात के बाहर दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा उसमें हम लोग IGST का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन को पढ़ना चाहूंगा। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान। देखिए ये हम अपने आउट ऑफ स्टेट जो है परचेज का काम कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में आप किसका प्रयोग करेंगे, IGST का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वो भी मैंने किस तरह से खरीदा, इसे क्रेडिट परचेज किया है। तो आइए मैं इसका एंट्री पास कर देता हूं। आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप देखें आपने कितने रुपए का सामान खरीदा है, 2 लाख रुपए का सामान खरीदा है। फिर यहां पर हमने किस जगह से खरीदा है, राजस्थान के डीलर से खरीदा है, तो हम लोग किस जीएसटी का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग IGST का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और क्योंकि हम पे कर रहे हैं इसलिए हमारा इनपुट IGST हो जाएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। और मैंने आप लोगों को बता रहा था कि जब भी CGST या SGST दिया हुआ रहे तो वो दोनों का एक्यूमुलेट करके ही हमारा IGST का भी रेट निकलता है। तो यहाँ पर भी IGST का कितना रेट हो जाएगा, तो 9% प्लस 9%, मतलब 18% से हम IGST अपना लगा देंगे। तो 2 लाख का 18% कितना होगा, 36,000। तो देखिए कितना हमारा IGST निकल के आ गया, 36,000। और 2 किससे हम लोगों ने खरीदा है, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है इसलिए हमें नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा, सूर्यकांत से, टू सूर्यकांत अकाउंट, ठीक है। और इनका हमारा फुल अमाउंट चला जाएगा 2,36,000। अब आइए मैं आप लोगों को फिर से अपने सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर लेके चलूंगा। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1.5 लाख टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। देखिए हमेशा जगह को बिल्कुल आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपको CGST और SGST का प्रयोग करना है या फिर IGST का प्रयोग करना है। एंड द चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू बैंक। हम लोगों ने मिस्टर पवार जो कि मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनको 1.5 लाख रुपए का सामान बेचा और उनसे हमने एक चेक रिसीव किया, जिसको हमने उसी समय अपने बैंक में जाकर के जमा भी करवा दिया, ठीक है। मतलब चेक रिसीव वाज सेंट टू, जो हमने चेक पाया वो हमने बैंक को सेंड कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं अपना दूसरा एंट्री पोस्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ठीक है। और ये कैसा सेल है, क्योंकि चेक हमने रिसीव किया है इसलिए इसको हम लोग कैश सेल कहेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब अभी मैं इसके अमाउंट को नहीं भरूंगा, क्यों, मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए आपने कितने रुपए का सेल किया है, तो आपने 1.5 लाख रुपए का सेल किया है, तो 1.5 लाख आप यहां लिखिए। फिर इसके बाद हम लोग क्योंकि सेल किए हैं तो हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये मेरा कैसा जीएसटी, आउटपुट। और वो भी क्योंकि हमने विद इन द स्टेट नहीं करके आउटसाइड द स्टेट किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आईजीएसटी का प्रयोग भी करेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, और ये भी कितने परसेंट से, 18% से, तो ये कितना हो जाएगा
27,000। मतलब मेरा, अब हम यहाँ बैंक के कॉलम में इस अमाउंट को भरेंगे जो हमने शुरुआत में नहीं पढ़ा था, इसलिए क्योंकि मैं पता करूंगा कि मेरा टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, और ये मेरा हो रहा है 1,77,000। मतलब मैं मिस्टर पवार से कितने रुपए का चेक ले आऊंगा, तो मैंने 1,77,000 रुपए का चेक उनसे ले रखा होगा। देखिए हम लोगों का तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2.5 लाख विद इन द स्टेट। ये आप कहां पर सेल कर रहे हैं, विद इन द स्टेट। इसका मतलब यहाँ पर आप कौन सा जीएसटी का प्रयोग करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी का हम लोग प्रयोग करेंगे। और ये भी हमने कैसा सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है। तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा, कैश सेल या क्रेडिट सेल से हमारे जीएसटी पर कोई लेना देना नहीं पड़ेगा। हम लोग अपने जीएसटी का काम वैसे ही करेंगे। सिर्फ हमको क्या देखना है, तो क्या मेरा सेल जो है विद इन द स्टेट हुआ है या आउटसाइड द स्टेट हुआ है। तो ये हमारा विद इन द स्टेट हुआ है। चलिए यहाँ पर फिर से मैं अपना एंट्री लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे कितने रुपए का आपने सामान बेचा है, 2.5 लाख रुपए का। और क्योंकि आपने उधार में बेचा है तो हमें एक नाम की जरूरत पड़ेगी, किसको उधार बेचा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है कि हमने किसको उधार बेचा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को नाम नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या कहूंगा, आप सिर्फ डेटर्स वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति को आपने सामान बेचा है वो आपका क्या कहलाएगा, डेटर्स ही कहलाएगा। इसलिए आप डेटर्स वर्ड का प्रयोग करें, डेटर्स अकाउंट डेबिट। फिर मैं क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जितने रुपए का मैंने सेल्स किया है वो मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से, तो 2.5 लाख। फिर उसके बाद आप देखिए मैंने अभी डेटर के अमाउंट को खाली छोड़ा है, क्यों, क्योंकि पहले मैं देख लूंगा कितने रुपए का मेरा पूरा सेल प्लस टैक्स बन रहा है। टू, यहाँ पर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग करूंगा। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको दोनों को 9% के हिसाब से यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो 2.5 लाख का 9% कितना होता है, 22,500 रुपए। ठीक है, और फिर से एसजीएसटी में भी हम लोग कितना लिख देंगे, 22,500 रुपए। और ये टोटल मेरा कितने का हो जाएगा, 2,95,000 रुपए। मतलब हमने जिस व्यक्ति को ये सेल किया है उस व्यक्ति से मुझे कितने रुपए लेने हैं, 2,95,000। देखिए अब हम लोग अपने चौथे ट्रांजेक्शन की ओर चलेंगे, जो कि है हमारा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाय चेक। हमने क्या किया है, तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम जमा किया है, तो सीधी सी बात है हमको जीएसटी देना पड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर फिर से हमारा जब भी हम जीएसटी पे करते हैं तो इनपुट जीएसटी की प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये हमारा चौथा ट्रांजेक्शन है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। आप देखिए कि आपने किससे पेमेंट किया है, बैंक से। तो आप उसके पहले यहाँ पर एक इनपुट का भी लिख ले, प्रयोग कर ले, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, 1 बाय 1 सारे अमाउंट को डालने का काम करेंगे। सबसे पहले कितने रुपए का आपका प्रीमियम था, तो प्रीमियम आपका 20,000 रुपए का था। फिर इस पर आपने 9% के हिसाब से सीजीएसटी दिया होगा, तो 20,000 का 9% हमारा 1,800 रुपए होता है। उसी हिसाब से आपका एसजीएसटी भी कितने रुपए का हो जाएगा, 1,800 रुपए होगा। तो आपने टोटल कितना रुपए चेक के माध्यम से दिया होगा, तो आपने दिया होगा 23,600 रुपए। ठीक है, आपने टोटल कितना रुपए दिया है, 23,600 रुपए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग अपने पांचवें ट्रांजेक्शन की ओर आएंगे, जो कि है हमारा परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर ₹60,000 बाय चेक। देखिए हमने अपने ऑफिस की यूज के लिए एक फर्नीचर खरीदा है, कितने रुपए का, 60,000, और चेक के माध्यम से हमने ये परचेज किया है। तो देखिए यहाँ पर इसका एंट्री मैं लगा देता हूं। सबसे पहले
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं इसलिए मैं इसको डेबिट कर देता हूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए से, और क्योंकि आपने परचेस किया है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ा होगा, ठीक है। इसमें इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, तो ध्यान दीजिए 9%, 60,000 का 9% मेरा कितना हो जाएगा 5,400, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ये भी हमारा 5,400 रुपए से हो जाएगा टू, और हमने कितने रुपए का चेक अगले व्यक्ति को दिया होगा, तो टू बैंक अकाउंट ये हमारा कहलाएगा 70,800 रुपए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5वें ट्रांजैक्शन का भी एंट्री लगा दिया। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पर इन दोनों ट्रांजैक्शन में जो आपका चौथा है और 5वां ट्रांजैक्शन है, इन दोनों में किसी भी स्टेट या कोई भी जगह का जिक्र नहीं किया गया है। तो इस जगह पर जब भी आपके कोई भी ट्रांजैक्शन में स्टेट मेंशन ना हो तो आप उसको मान के चलेंगे कि वो ट्रांजैक्शन आपका विद इन द स्टेट हुआ होगा। और इसके बाद जो अब हमारा छठा ट्रांजैक्शन है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। यहाँ पर हमको क्या करना है, बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी का पेमेंट कर देना है। तो यही आपका कहलाएगा एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी का कैलकुलेशन सीखेंगे और फिर हम लोग उसका पेमेंट कर देंगे। आइए मैं अब आप लोगों को 5वां ऑब्जेक्टिव सिखाता हूं जो कि है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, और उसी के बाद मैं इसकी एंट्रीज को पास करूंगा। चलिए अब हम लोग अपना 5वां जो मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, ये हम अब आपको बताने का काम करेंगे। उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ कर रखा है जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में लिखा है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ पर हमने 3 हेड्स भी बना रखे हैं, पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट और तीसरा है हमारा बैलेंस। तो देखिए अभी हम लोग का जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें आपने जहां जहां इनपुट किया है आईजीएसटी का उस अमाउंट को आप यहाँ पर लिखें, जब अमाउंट को आपने आउटपुट किया उस अमाउंट को आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। आउटपुट को अमाउंट को इनपुट के अमाउंट से अलग करने के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसे भी ये हमारा को गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो हम लोग इसको जब एडजस्ट करेंगे तो इनपुट में से आउटपुट को घटाएंगे ही, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। अब आपको मैं दिखलाना चाहूंगा किस प्रकार से हम लोग स्टेटमेंट जो है एडजस्टमेंट का तैयार करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ हमारे क्वेश्चन के अनुसार से पहले ट्रांजैक्शन में हमारा 36,000 जो है इनपुट हुआ था, और वो क्या इनपुट हुआ था आईजीएसटी, इसीलिए हमने उसको आईजीएसटी के सामने लिख दिया। दूसरे ट्रांजैक्शन में हमारा 27,000 रुपए आउटपुट हुआ था और वो भी हमारा आईजीएसटी का ही अमाउंट था, इसलिए हमने उसको आईजीएसटी के आउटपुट कॉलम में लिखा है। और इसी प्रकार से सीजीएसटी के भी जो हमारे इनपुट हुए थे 1,800 रुपए और 5,400 रुपए को वो भी हमने लिखा है, सेम वे में एसजीएसटी को लिखा है। और जो आउटपुट हमारा एक सीजीएसटी का हुआ था 22,500 रुपए का वो भी मैंने लिखा है, और यहाँ पर भी मैंने 22,500 रुपए लिख दिया है। अगर आपको इन सभी अमाउंट्स को लेकर के कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे जो भी हमने सॉल्यूशन यहाँ पर ट्रांजैक्शंस का बनाया था उसको एक बार किसी रफ पेपर में लिख करके अपने पास रखे रहें। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा इनपुट का और आउटपुट का जो बैलेंस है और जो हमारा अमाउंट है उसको हम एडजस्ट करके उसके बैलेंस अमाउंट को लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 36,000 में से 27,000 हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पर मेरा फिगर आ जाएगा 9,000, क्योंकि ये इनपुट का फिगर है, इनपुट का अमाउंट हमारा ज्यादा, इसलिए हम इस फिगर को ब्रैकेट में न लिख करके विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे ताकि हमको पता चले कि ये मेरा इनपुट का फिगर है। उसी प्रकार से अब आप इसको जब जोड़ेंगे 5400 और 1800 तो ये आपका हो जाएगा 7200 रुपए, ये भी आपका हो जाएगा 7200 रुपए। तो ये 7200 रुपए को हम क्या करेंगे 22,500 रुपए के साथ घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो फिगर आएगा वो आएगा 15,300 रुपए का, और ये मेरा आउटपुट का फिगर आएगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। सेम वे में इसे भी हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी मेरा आउटपुट का फिगर आएगा, और इसलिए हम इसे भी ब्रैकेट में लिखे हैं। देखिए हमने सबसे पहले काम क्या किया कि हमने तीनों का आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस पता किया।
अब इसके बाद आप क्या करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी अगर आपका आईजीएसटी का इनपुट अमाउंट आता है तो आप उसको सीजीएसटी के साथ या एसजीएसटी के साथ या दोनों के साथ, किसी के साथ भी, जिस अमाउंट के साथ चाहे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि सर मैं 9000 का बराबर अमाउंट दोनों के साथ एडजस्ट कर लो, जैसे 4500 इसमें से भी खत्म कर लो, 4500 इसमें भी एडजस्ट कर लो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें कि सर मैं 9000 का पूरा अमाउंट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर लूं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो पूरा अमाउंट एसजीएसटी के साथ बिल्कुल वो भी आप कर सकते हैं। यहां तक कि 9000 में से आप चाहेंगे सर मैं 6000 सीजीएसटी में एडजस्ट कर लेता हूं और 3000 एसजीएसटी में एडजस्ट करूंगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एडजस्टमेंट को करने के लिए आपको कोई मतलब रोक नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने इनपुट आईजीएसटी को किसके साथ एडजस्ट कर देता हूं, सीजीएसटी के साथ। तो यहाँ पे फिर से ये मेरा -9000 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या बैलेंस निकल के आ जाएगा 6300 का, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है पूरे का पूरा अमाउंट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब अब जो 6300 रुपए का ये मेरा अमाउंट है ये, और ये जो मेरा 15300 रुपए का अमाउंट है ये दोनों हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। अगर किसी केस में आपका इनपुट जो है कम हो जाए, किसका, आईजीएसटी का, और आउटपुट ज्यादा हो जाए तो ध्यान दीजिएगा उस केस में आप आईजीएसटी का पहले बैलेंस अमाउंट लिखे रहिएगा और उसके पहले, इसके पेमेंट करने के पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी के भी बैलेंस अमाउंट को निकाल दीजिएगा। और अगर ध्यान आए कि यहाँ पर सर मेरा आउटपुट का जो आईजीएसटी का बैलेंस है वो मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट बैलेंस के साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अब यहाँ पर समझने का काम करें कि 9000 रुपए जो आपका आईजीएसटी का इनपुट था उसको हमने सीजीएसटी के आउटपुट के साथ एडजस्ट कर दिया और एसजीएसटी को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जनरल एंट्रीज पास करूंगा। सबसे पहले हमने क्या किया, तो सर आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया था। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आपने कितने का एडजस्टमेंट किया था इन दोनों के बीच में, 27000 रुपए का। तो आप वो अमाउंट को यहां पर लिखें टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। देखिए इनपुट आईजीएसटी हमारा 27000 रुपए से एडजस्ट हो गया। इसके बाद चलिए हम लोग अपने दूसरे ट्रांजेक्शन की ओर, फिर हमने क्या किया था, जो हमारा ये 9000 रुपए का इनपुट का बैलेंस था वो हमने आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर लिया। तो फिर से आप यहां पर लिखें आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, तो जितने रुपए का आपका आउटपुट था, कितने रुपए का था, तो सर हमारा 22500 रुपए का आउटपुट था ना, आप उसको सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करें। फिर इसको हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 9000 को घटा दिया, तो इनपुट आईजीएसटी के बैलेंस को हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितने रुपए से, 9000। फिर आपने क्या किया, इनपुट जो आपका सीजीएसटी का भी इनपुट का बैलेंस था ये, इसको भी आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये कितने रुपए से, 7200 रुपए से। अब हम जो है यहाँ पर ध्यान देंगे, बाकी जो बैलेंस का अमाउंट आ रहा है, जो हमारा 6300 रुपए आ रहा है, उसको मैं क्या करूंगा, उसे आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फिगर हो जाएगा 6300, ठीक है। अब सेम वे में तीसरा जो हमारा एंट्री पास होगा, क्योंकि सर तीसरे में हमारा तो सिर्फ यही इनपुट जो है इस आउटपुट के साथ एडजस्ट हुआ है और बाकी का अमाउंट हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या एंट्री बनेगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, तो हमारा 22500 रुपए से, 22500 टू, यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ इनपुट एसजीएसटी ही बचा है एडजस्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, कितने रुपए का आपने एडजस्टमेंट किया, 7200 रुपए का। और बाकी जो ये आपका है 15300 रुपए, इसको आप
पेमेंट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर भी 15,300 रुपए। देखिए हमने SGST में 15,300 रुपए का पेमेंट किया और CGST में हमने 6,300 रुपए का पेमेंट किया। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट घटा था ये ड्यू टू जो हमने एडजस्टमेंट किया 9,000 रुपए का, इसकी वजह से। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग CGST, SGST और IGST मतलब GST के एडजस्टमेंट को समझ चुके होंगे और अब आप लोग अपने GST के सवालों को बना सकते हैं। धन्यवाद।